किस तरह किया जाए, इसके लिए सभी लोग मन में बहुत सारे सवाल लेकर ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जानना ये चाहते हैं कि फेज 1 तो हो गया, जिसमें हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं थी कि क्या होने जा रही है एग्जामिनेशन में। एक तो बीएड को आउट कर दिया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई उन लोगों के लिए, तकरीबन 8 लाख लोगों के साथ ये समस्या आ गई। और डीएलएड वालों की तो समझिए लॉटरी लग गई, कट ऑफ की झंझट खत्म हो गई, उन लोगों के लिए लॉटरी का काम हो गया फेज 1। तो सरकार के नियमों में कुछ बदलाव तो नहीं कर सकते, उसने जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया। अगर बीएड प्राइमरी से बाहर तो बाहर मान के यही चलना होगा। लेकिन एक बहुत अच्छा काम किया कि फेज 1 के बाद फेज 2 आपके सामने दिया और बताया कि तकरीबन 6 to 8 में जो लोग बीएड हैं, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइंग है, उनके लिए लगभग 52,000 सीट आ रही है। मतलब बीपीएससी के माध्यम से इतनी बड़ी बहाली जो एक नियुक्ति के रूप में है, शायद ही देखने कभी सुनने को मिलती है। लेकिन जब से टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं, तब से एक लंबी लिस्ट आ रही है टीचर्स के अलग अलग सेक्शन की, उस हिसाब से बहाली देखने को हमें मिल रही है। फेज 2 में बीएड वालों के लिए ही सब कुछ है, अगर बीएड है तो सब ठीक है। तो टीआरई फेज 2 आप देख रहे हैं बीपीएससी के लिए। सवाल आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन इन सवालों से पहले कुछ बेसिक एनालिसिस है जो प्रीवियस एग्जाम में हुए हैं, क्या हुए, क्यों हुए और कैसे हुए, उस पर थोड़ा सा समय लेंगे। जो हमारे टीम मेंबर्स देख रहे हैं आप, ये सब धीरे धीरे करके एक एक करके अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। और पहले मैं अपनी क्लासेस अपने बारे में बता दूं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो सर आप लोग 1-2 मिनट बैठें। आज वाला एनालिसिस इस पे लगा हुआ है, इसी पे है एनालिसिस आज का जो करना था हम लोगों को। साउंड, अच्छा साउंड आपको क्लियर नहीं आ रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं? इसको इसको नीचे से ऑफ कर दीजिए। मुझे लगता है कि आवाज आपको डायरेक्ट आ जाएगी। डायरेक्ट आवाज आने में कोई दिक्कत है? आवाज ठीक आ रही है ना? सेट किया जा रहा है उसको, तो हो जाएगा। ये जरा सही से ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा। चूंकि मैक्सिमम फेज 1 के एग्जामिनेशन में या अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को शामिल होते हुए देखा है। मुझे लगता है हर घर में एक आदमी जरूर शामिल हुआ एग्जाम में, हर जगह से। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 को डिस्कस करने से पहले कुछ एनालिसिस है जिसे समझने का प्रयास करेंगे, जो हम लोग बता रहे थे एग्जामिनेशन के समय में। सब लोग जो गलत ट्रैक को फॉलो किए उसको शुरू से बताया जा रहा था। मैंने भी कई बार कहा, पुराने वीडियोस देखिएगा तो पता चलेगा। जिस स्पष्ट रूप से एक लाइन मैंने बार बार दोहराया, अगर आपको पढ़ना है, खुद से पढ़ना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़िए। क्लास 10th तक की एनसीईआरटी आपके बेस को ठीक करेगी, और प्राइमरी का बेस क्लास 10 के बेस को ही माना गया। लेकिन लोगों ने हमारे बीपीएससी प्रमुख की बात सुन के, अतुल प्रसाद जी की बात सुन के एससीईआरटी की तरफ भागने लगे। एससीईआरटी सबसे बड़ी गलती थी। आयोग का काम था आपको ट्रैक से भटका देना, उसने भटका दिया, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों कह के। और बिहार राज्य के लोगों को, सभी को लगा कि एससीईआरटी एनसीईआरटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहीं पे चूक हुई है। तकरीबन 60% क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से हैं, और सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 के बीच का। बहुत से क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो आपने 1-2 जो 2 पार्ट में एग्जामिनेशन हुए, कहां से, किस पेज नंबर से, किस चैप्टर से क्वेश्चन है, वो मैं बता सकता हूं। क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन देखे तो लगा कि नहीं, जो चीजें हमने बताए हैं उसका डायरेक्ट संबंध है। मेरा सेक्शन साइंस का रहा था, मैं डायरेक्ट आपको दिखा बता सकता हूं कि कौन से साइंस के क्वेश्चन कहां से हुए। लेकिन कुछ ज्योग्राफी, कुछ हिस्ट्री, जो आपको लग रहा था कि पता नहीं ये सब हमने पढ़ा नहीं, वो सब एनसीईआरटी के कंटेंट से थे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया। सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। ये क्वेश्चन में आया हुआ है फर्स्ट फेज में, फर्स्ट डे।
बॉयज वाले एग्जाम में। 10 के और क्लास 12 के पेज नंबर 125 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। जब हम लोग पढ़ा भी रहे थे तब भी मुझसे कोई पूछता था ना, सर फिजिक्स किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा एनसीईआरटी क्लास 10। क्लास 10th के ऊपर हम लेवल लेके कहीं भी नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि पीआरटी करना है तो 10th तक के सारे टॉपिक कवर, मतलब तैयारी हो गई, और निर्देश भी वही था विषय के हिसाब से। लेकिन मैंने अपने पैटर्न को फॉलो किया, कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो पाया, जिसका नतीजा सामने देखने को मिल रहा है। दूसरा प्रश्न आप यहां देख सकते हैं, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी क्या होती है। यह भी वही क्लास 10th और 12th की फिजिक्स में पेज नंबर 344 में रे ऑप्टिक्स नाम से चैप्टर है, उसमें साफ साफ दिया हुआ है। क्योंकि जब आइज पढ़ाया जा रहा था तो आइज की सारी बीमारियां और उससे संबंधित जो टर्म्स थे वो सब पढ़ाया गया था, और कहा गया था कि उस पर फोकस कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन बस देखेंगे, चैप्टर का नाम समझेंगे, एनसीईआरटी में कहां से आया हुआ है उसको समझने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश कौन से थे। ये जीके जीएस के टाइप का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है। किसी सामान्य किताब या रेफरेंस बुक में आप इसे ढूंढने का प्रयास करेंगे, नहीं मिलता है जल्दी, लेकिन टेक्स्ट बुक में ढूंढेंगे, एनसीईआरटी के ओरिजिनल बुक्स में, तो ज्योग्राफी क्लास 9th में चैप्टर 4 में इसके बारे में चर्चा है। स्थानांतरित कृषि, उसके नाम, अलग अलग देश में उसे किस नाम से जाना जाता है, इस बारे में स्पष्ट रूप में सारी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगी। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। यह कब हुआ, किसने किया, ये क्वेश्चन रेगुलर आते थे, हमेशा हर एग्जाम का पैटर्न। लेकिन किस स्थान पर स्पेशली करके एनसीईआरटी क्वेश्चन निकाला गया, और इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 से 1947, एक पूरा सेक्शन ही है, चैप्टर ही है, उसे कई अलग अलग लोगों ने पूरे बुक के फॉर्म में, डिटेल्ड फॉर्म में लिखा। तो इंडियन स्ट्रगल में आप इस चीज को देख सकते हैं, ये क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट उठाया गया था। ऐसे अनेकों क्वेश्चन हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। मैग्लोबेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीना होता है। कुछ लोग बता रहे थे ना कि ऐसी बीमारी का नाम था जो हमको लगा कि आज तक सुने ही नहीं है। सुने इसलिए नहीं क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया। इंडिया के किसी क्वालिफाई करना है तो हमारा एक ही बेस होता है कि पहले हम एनसीईआरटी को कवर कर लें। बेस क्लियर तो सब क्लियर। ये भी क्वेश्चन कहां से देख सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 14, जिसका नाम है एनवायरमेंट, एक अलग चैप्टर ही है, क्लास 11 में है। और यही नहीं, इसमें संबंधित जो मीना माता रोग है, कैडमियम, या इन सब चीजों की कमी से कौन कौन से और रोग होते हैं, दूसरे देशों में उसे किस नाम से जाना जाता है, नाम से एक चैप्टर है क्लास 11 में, वहां पे ये सब चीजें स्पष्ट रूप से है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट वहां से नहीं उठाए थे। नेट की एग्जामिनेशन जो पेपर 1 की होती है, कॉमन पेपर, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए, यहाँ का क्वेश्चन है ये। क्योंकि वो भी एक कॉमन पेपर है टीचर एग्जामिनेशन के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, क्वेश्चन वहां से कनेक्ट कर दिया गया। इतना हाई लेवल पीआरटी में नहीं पूछे जाते, लेकिन इस बार पूछा गया था। आगे देखेंगे, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। आपका कहां रहना है, जैसे होता है छोटे पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे का ऑप्शन था। आपने पेपर्स अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब बादल गरजते हैं तो हमें कहां छुपने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं, या किसी जीके जीएस की किताब में नहीं है, साइंस में क्लास 8 के चैप्टर 15 में है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम, चाहे साइंस में चाहे 120 नंबर में सारे सब्जेक्ट्स हमें कवर करने थे। उस 120 नंबर इस तरह के प्रश्न जो आए वो सब सटीक थे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की ऊर्जा कैसी होती है, संरक्षित होती है, असंरक्षित, ऐसे ऑप्शन आपने देखा होगा। अभी क्लास 10 के वर्क ऑफ एनर्जी नाम के चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन। अब मैं ये बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी पर डिपेंड रहना है, नहीं, एनसीईआरटी का पहले बेस कवर करना है। जब तक एक बार आप उसे पढ़े नहीं रहेंगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि जो बेसिक बातें हमसे छूट रही है वो क्वेश्चन कहां से कवर होते हैं। तो एनसीईआरटी को साथ लेके चलना है,
नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोधी किया जाता है? नेत्र के तो कई सारे हिस्से हैं, उसमें से कौन सा हिस्सा दान करने के काम आता है? क्वेश्चन आपको क्लास 10 के चैप्टर 10 में मिल जाएगा, जिसका चैप्टर का नाम है आईज, आंखें, नेत्र। एनसीईआरटी के 10 के चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? यह भी क्लास 9 के चैप्टर 12 का है, चैप्टर का नाम है साउंड, ध्वनि। आपने जो लोग यहां पढ़े थे उनको एग्जैक्ट पता, ध्वनि उसके कई निकाय, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी बातें उसमें आपने देखा वो सब है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच वैल्यू कितना होता है? यह भी क्लास 9 के चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम है। ये सारे चैप्टर एक एक करके पढ़ाया हुआ है, वीडियो सब ऑनलाइन वाले सेक्शन में मौजूद है, एक एक वीडियो जिसमें से क्वेश्चन बताए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध क्षेत्र में आता है? ज्योग्राफी का एक क्लास 6 के ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ऐसे सारे चैप्टर्स में अलग अलग नाम के साथ क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो क्लास 6 ज्योग्राफी में है, ये इग्नोर किया गया, उसकी आवश्यकता नहीं थी। हम तो एससीईआरटी के पीछे भाग रहे थे जिसमें कंटेंट लेस है। एससीईआरटी में हमें कोई भी स्टैंडर्ड कंटेंट अभी तक देखने पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन एनसीईआरटी में मिला। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ। एनसीईआरटी से संबंधित होती हुई। और भी भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत 1900 में कितना होना चाहिए, यह तय किया गया था। यह भी क्वेश्चन डायरेक्ट बुक का है, ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1, जिसका डेवलपमेंट। चैप्टर के बीच बीच से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछना इस बात को दर्शाता है कि आपको बेस छोड़ के नहीं भागना चाहिए। पीएससी टीआरई एग्जाम हमें बार बार उस इशारा को बताती है कि हमें बेसिक नॉलेज को जो क्लास 10th तक की है वो ठीक, उसके बाद लेवल हम आगे बढ़ेंगे, हमें फायदा होगा। 6 to 10 के सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। मेरा वही काम था, साइंस में वही चैप्टर्स पढ़ाए जाते थे जो 6 to 10 के बीच में है, और वही कंटेंट, वही बातें जो एनसीईआरटी से संबंध रखती है। कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? यह भी क्लास 9 के चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर नाम है। अलग अलग देश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं, और भारत में ही अलग अलग हिस्सों में इसको क्या नाम दिया जाता है? कई एग्जाम्पल एग्रीकल्चर नाम के चैप्टर में है, वहां का क्वेश्चन ये उठाया गया। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान का क्या नाम दिया गया जिसकी छत तिरछी खड़ी ढाल जैसी दिखाई देती है? अब क्वेश्चन देख के तो लग रहा है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, बिल्कुल है। और ये कहां देखने को मिल सकता है? चैप्टर 8 में एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होना, मतलब कहते हैं बहुत घुमा फिरा के प्रश्न किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। चैप्टर में से डायरेक्ट सीधा सीधा लाइन उठा के ऑप्शन बना दिया गया, उसमें हम लोग उलझे रह गए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल कौन सा रहा है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, यह भी क्लास 11 के चैप्टर 3 से क्वेश्चन है, का नाम है ड्रेनेज। एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन को आप एससीईआरटी में ढूंढने जाइएगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम लोग 2 महीना कहां उलझे रहे? एससीईआरटी के पीछे लास्ट टाइम तक। और एससीईआरटी 6 तो छोड़ दीजिए, 3, 4, 5 का भी एससीईआरटी लोगों ने पढ़ा कि पता नहीं यहां से तितली का, बंदर का क्वेश्चन आ जाए। गलती आपकी नहीं है, जिस सिस्टम ने बार बार इशारा किया कि यह चीज पढ़ना चाहिए, वो गलत ट्रेंड किया। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले उत्पत्ति स्थल क्या है? उसको जरा सा और ऊपर कीजिए तो, आवाज बार बार अप डाउन हो रहा है। हाँ ठीक। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? यह भी क्लास 9 के चैप्टर क्लाइमेट से है, जो एनसीईआरटी का है।
ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन। इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक सामान्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है क्लास 10 का। से ही अलग अलग प्रश्न अलग अलग चैप्टर से पूछ पूछ के बताए गए। अभी साइंस का मैंने सेक्शन कम लिया, लेकिन साइंस के सभी चैप्टर से क्वेश्चन थे। क्लास 9 10th में जितने चैप्टर्स आप देख चुके हैं 16 चैप्टर्स, उन सब से क्वेश्चन बने हुए थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो तो काफी शानदार पूछा गया था, काफी अच्छा रहा। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री क्लास 9th का क्वेश्चन है। देख के लग रहा होगा कि काश पढ़ लेना चाहिए था। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया? ये ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 3 का क्वेश्चन है कि अलग अलग समय में जब परियोजनाएं शुरू कर गई तो उसका विरोध भी शुरू हुआ कि इससे प्रकृति को नुकसान पहुंच सकता है। जहां तरक्की आती है वहां थोड़ी बहुत नुकसान भी अपने साथ लेकर आती है। उसके बारे में पूरा चैप्टर है, उसके मेंटेनेंस को लेकर। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? क्वेश्चन ये लगा था ना कि आयरलैंड वाला क्वेश्चन आया था, बाद में मैसेज आया मुझे। ये हिस्ट्री क्लास 10 के क्वेश्चन है। वर्ल्ड हिस्ट्री से इसको कनेक्ट करने का प्रयास किया था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? बहुत से लोग दूसरे देशों के स्वतंत्रता दिवस क्या है उससे क्या मतलब होता है, लेकिन पता नहीं ये कहां से पूछा। श्रीलंका के बारे में तक कभी कोई क्वेश्चन जनरल आया नहीं था। तो पॉलिटी क्लास 10 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, उसमें स्पष्ट किया गया है। अन्यत्र नाम का आखिरी में एक बॉक्स बनाकर लिखा रहता है, उसमें ये जानकारी है। अन्यत्र का मतलब होता है, संस्कृत शब्द है, इसका मतलब अन्य स्थान। भारत में उस समय क्या हो रहा था, उसी समय अन्य स्थान में क्या हो रहा था, अलग अलग देश के बारे में कभी कभी एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में दिए जाते हैं, चैप्टर के अंत में। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन रेस्पिरेशन संबंधित बायोलॉजी क्लास 11 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूलक। वैसे ही SO2 प्रदूषण सूचित करता है, ये क्वेश्चन कहां से? तो नेचुरल रिसोर्स से है, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 14 से, जिसका इसका नाम भी है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का वो हिस्सा जो इन्वायरमेंट से संबंधित हो। SO2 NO2 दोनों से रिलेटेड था ये। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? फूड चेन में होता है ना, एक से दूसरे में जाता है तो ऊर्जा लेस होता है, दूसरे से तीसरे में आया तो ऊर्जा कम होते जाता है। तो वैसे ऊर्जा में क्या अंतर पाया जाता है? ये भी बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 14 का क्वेश्चन है, इसका नाम है इकोसिस्टम। शुरू से अब तक अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना था या बताया गया था, उसका नाम था एनसीईआरटी। अगर आप पीजीटी के टीचर बनने जा रहे हैं तब भी क्लास 11 और 12 के बेस को बना के एनसीईआरटी को बीटीएल के माध्यम से आपको पढ़ना चाहिए, बिटवीन द लाइन्स स्टडी। उसके लिए रेफरेंस बुक प्लस एनसीईआरटी दोनों की जरूरत पड़ती है। आज भी नीट के प्रश्न अगर बनाए जाते हैं बायोलॉजी के, तो वो क्लास 11 और 12 को बेस बना के तैयार किए जाते हैं मेडिकल्स के लिए। तो हम एनसीईआरटी को क्यों साइड करके, और हमें लगता है कि दूसरी किताबें पढ़ लेने से हमारे एग्जामिनेशन के काम हो जाएंगे। अब वो दिन गए, बहुत सीधे तरीके से प्रश्न आते थे, पैटर्न एक सेम फिक्स होता था, बार बार एक ही तरह के सवाल हर विषय में पूछे जाते थे। बीपीएससी ने इसको चेंज कर दिया, कहा नहीं, एकेडमिक चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा नहीं, 60% से ज्यादा वेटेज एकेडमिक बुक्स को रखा, उसमें से क्वेश्चन निकाल निकाल के दिखाए, बताए कि यहां से प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन जो गाइड किया बीच बीच में इंटरव्यू में आकर, वो गलत गाइड किया। बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, इंटरव्यूअर अगर उनसे पूछ रहा है तो उन्होंने बार बार कहा एससीईआरटी भी पढ़िए। तो एनसीईआरटी भी पढ़िए का मतलब एनसीईआरटी छोड़ के नहीं, उसको साथ लेते हुए एससीईआरटी को पढ़ना था। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहे, बहुत परेशान भी रहे, लेकिन उसने हमें वो सीख दिया कि भविष्य में इस तरह के एग्जामिनेशन अगर हो तो हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम सफल हो सकें। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं, या हमारी टीम या हम सब लोग मिलके, ताकि हम आपको आपके काम में सफलता दिला सके। आपकी भी वही जिम्मेदारी है कि आप जिस मकसद से आए हैं उस मकसद को पूरा करके निकल जाएं। हम नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट से हमारी दोबारा मुलाकात हो ये सुन के कि हमारा नहीं हुआ, बहुत बुरा लगता है। आपको बुरा लगता है वो अलग बात है, हम लोग को भी लगता है कैसे रह गया। बहुत मेहनत भी किया, समय दिया, सारा चीज छोड़ छाड़ के
इसकी तैयारी की और फिर कैसे छूट गया। सिचुएशन किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें निराश नहीं होना है। 1 to 5 गया तो गया, 6 to 8 हाथ में दे के गया। 52,000 सीट एनफ सीट है, और इसमें सिर्फ बीएड वाले लोग ही अप्लाई करेंगे। हाई स्कूल और +2 के लिए आप स्टेट क्वालिफाई नहीं है, हो सकता है बहुत लोग नहीं दिए होंगे, तो आप हाई स्कूल +2 में नहीं जा सकते, लेकिन 6 to 8 पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाइंग है, या इस साल क्वालिफाई होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में। तो अपियरिंग हो या पास हो पेपर 2 सीटेट का और बीएड हैं आप इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल होंगे। और अप्लीकेबल होंगे तो 52,000 सीट में कहीं ना कहीं अपना स्थान बना लेंगे, उस मिनिमम क्राइटेरिया को पार करके जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाएगी। मिनिमम 40% नंबर लाना है, लेकिन मेरिट नीचे से तो कभी नहीं बनते, जब भी बनेंगे टॉप से। तो अगर टॉप से मेरिट बना रहे हैं 52,000 लोगों का, और पता चले कि 60% पर सबका सिलेक्शन हुआ, हमारी सीट भर गई, तो वो 40% पर क्यों आएगा। अगर आपकी रिजर्वेशन है, कैटेगरी डिफरेंट है, मेल और फीमेल को लेकर है, तो उनको आरक्षण रोस्टर वाइज मिलेगा जैसे मिलता था। तो आपका काम अपनी स्थान सुनिश्चित करना है कि इस 52,000 सीट में हम कहीं स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि अब चूकेंगे ना इस बार बीएड वाले, कई साल लग जाएंगे फिर वापस इतनी बड़ी बहाली आने में। और नुकसान किसका? सिर्फ और सिर्फ आपका। लाखों रुपए की डिग्री लेके और जॉब हाथ में नहीं है तो अफसोस होता है। तो बाकी लोगों से भी आप लोग मिल लें, समझ लें। सबसे पहले प्रवीण सर आइए। ये वाला, हाँ, कुछ भी नोट वगैरह करना हो तो। थैंक यू सर। आप लोग, आवाज जा रही है ना? आप लोग का भी स्वागत है। इसलिए स्वागत कि आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण समय निकाल करके और इस सेशन को ज्वाइन किए। पहली बार टीचर का एग्जाम बीपीएससी द्वारा लिया गया। जैसा कि सर बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारे मिथक बने थे कि यहाँ से पूछेगा और यहाँ से नहीं पूछेगा। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जितने लोग अभी मौजूद हैं, क्या वो सेकेंड जो फेज का एग्जाम आने वाला है वो सब में एलिजिबल हैं? सब लोग बीएड हैं, डीएलएड भी हैं। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, मेरी पहली क्लास सर के पास जो हुई थी वो मुझे याद है कि शायद 17 जुलाई को हुई थी। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो हम आए थे बिहार स्पेशल पढ़ाने, क्योंकि सर से कुछ लोग डिमांड किए थे कि बिहार स्पेशल पूछेगा, ऐसा माना जा रहा है। हमने पहले क्लास में कहा, और रिकॉर्ड में है, यानी कि हम अभी बोल रहे हैं बात को। पहले क्लास में बोले हम कि बीपीएससी अगर टीचर का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो बिहार का क्वेश्चन जरूर रहेगा। और आप देखे होंगे कि बिहार का क्वेश्चन था ही नहीं, डीपली क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी बना होगा, नहीं जो पढ़ा होगा नहीं बना होगा। इस बात का एकदम पक्का सबूत है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 20-22 क्लास में हमने बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, और बिहार हिस्ट्री भी डीपली, और उसके बाद जो है कि इकोनॉमिक्स का सेक्शन को कवर किए। उसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आइडिया भी मिला सभी को, सभी लोगों के लिए पहला अनुभव था। मुझे लग रहा है कि शायद 20 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि बीपीएससी ने एग्जाम लिया टीचर का। अब आगामी जो टीचर का एग्जाम होगा, खास करके जो है कि बीपीएससी के थ्रू जो भी स्टार्ट हुआ है, इसमें अगर कोई समझ ले कि हम रट करके ऊपरा ऊपरा वाला पढ़ करके पास हो जाएंगे, वो एकदम छोड़ दें उसको। दूसरा, आप देखे होंगे कि अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है कि कब से फॉर्म भराएगा।
लेकिन जितना तीव्र गति से काम कर रहा है बीपीएससी आयोग, 2 सितंबर 2021 को रिटायर हुए ये आपके अतुल प्रसाद के पीछे वाले आर के महाजन ने 67वीं बीपीएससी जो 8 मई 2022 को हुआ था, 2 सितंबर को रिटायर हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा बीपीएससी का पूरे भारत में नाम नीचे करवा दिया पेपर लीक करा के, है ना पता। अतुल प्रसाद जी आए और इन्होंने अपने तीव्र गति से जो है कि सुधार किया। 1987 बैच के 6ठे रैंक के आईएएस व्यक्ति ने जो है कि इतना तीव्र गति से सुधार किया कि बीपीएससी के तमाम एग्जाम लेते हुए भी टीचर का एग्जाम कंडक्ट करा दिए और पेपर लीक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने 2 टाइप के जो है कि लोगों को डेवलप किया हुआ है। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं, एक की एक्सपर्ट टीम कि क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर भी बनाओ, और आप देखे होंगे कि एग्जाम के तुरंत बाद आंसर जारी कर दिया गया। बीपीएससी का ऐसा तक का रिकॉर्ड नहीं था, 15-20 दिन लग जाते थे। हम लोग भी बीपीएससी सिविल के स्टूडेंट रहे हैं, तो 15 दिन 20 दिन बाद आता था क्या कहते हैं आंसर, उसके कई महीना बाद आता था रिजल्ट। कब होगा मेन से भी पता नहीं रहता था। अभी क्या है, अभी 30 सितंबर को सिविल का पीटी है, 31 दिसंबर को मेंस का एग्जाम है। इसलिए ये कहने का मेन वजह मेरा ये है कि समय कम है, पढ़ना बहुत है। जैसा कि सर बोले कि एनसीईआरटी को हम लोग को कवर करना होगा, एनसीईआरटी को कवर करना है। एनसीईआरटी को कवर करने के लिए कम समय में क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी के लिए ये सेमिनार जो है कि आज रखा गया था, जिसमें कुछ लोग जो है कि ऑनलाइन ही जुड़ गए, ऑफलाइन आए तो उसको विशेष फायदा आप लोगों को होगा। अब बात करते हैं कि जैसे आप देखेंगे सिलेबस उठा के, तो बीपीएससी ने कभी नहीं पूछा है कि हम ज्योग्राफी में वर्ल्ड का भी चैप्टर कवर करेंगे। क्या बोला था उसने, भारत का भूगोल और पारिस्थितिकी तंत्र, यही बोला है ना। लेकिन क्या एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है? अभी आप पढ़ रहे थे कि किस कटिबंध का या किस कटिबंध में अवस्थित है, वो इंडियन ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। अभी आप देख रहे थे कि अमेजन बेसिन क्षेत्र में तिरछी छत होती है, वो इंडियन ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। अब ये जानना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, हम अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सारे लोग अपने अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, बोला था कि इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स का कहीं चर्चा नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक्स भी पूछा गया। यानी आपको अपना सिनेरियो जो लेना है वो सिविल बीपीएससी की तैयारी की तरह लेना है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। आपको एकदम उसको टीचर जान करके रणनीति नहीं बनाना होगा। फिर वही बात जाकर के मतलब खत्म होगा कि समय बहुत कम है। अब समय बहुत कम है तो क्या उसका कोई समाधान नहीं है? समाधान है। टेस्ट भी जो है कि चलना चाहिए। हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि जिस संस्था में हम लोग हैं कि टेस्ट भी रेगुलर बड़ा काम आता है। आप लोग को बताएंगे, हमने जो है कि लास्ट क्लास लिया था 20 अगस्त को और 24 को एग्जाम था। 2 घंटा का हम क्लास रखे थे और 2 घंटा में सिर्फ इकोनॉमिक प्लान पढ़ाए थे हम, मतलब भारत का इकोनॉमिक प्लान, पंचवर्षीय योजना। और मेरा पहला ही लाइन था उसमें, होगा अभी रिकॉर्ड में, पहला लाइन था कि योजना आयोग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले रूस में आया 1928 में और उसको भारत अपनाया 1951 में। क्वेश्चन ये था कि भारत ने योजना आयोग प्लान पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो सिविल वाले हैं, जिनको सिविल पढ़ाने का अनुभव है, जिन्होंने कभी एग्जाम भी दिया है, वो आपको बेहतर तरीके से आपके रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन उससे केवल बेहतर नहीं हो पाएगा, करना तो आपको भी पड़ेगा। सबसे खुशी की बात ये होती है कि एक मैच्योर्ड लोग आते हैं इस फील्ड में, जितने सामने बैठे हैं वो मैच्योर्ड लोग हैं। हम लोग बीपीएससी वालों को पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ अंडर ग्रेजुएट भी होते हैं। बहुत सारी बातें उनके ऊपर ऊपर निकल जाती हैं कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह होती है कि आप लोग मैच्योर्ड हैं, आप लोग भी गुरु हैं,
जाकर गुरु बनेंगे, तो आप भी बच्चों को समझाएंगे कि एग्जाम में आपको कैसे पास करना है। तो सबसे पहली शुरुआत यही हो जाती है कि हम लोग एग्जाम कैसे पास करें। अब जो पीछे बीता उससे सबक लेते हुए आगे जो करना है, उसके लिए जैसा कि हम सुने हैं कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा, ये सही बात है, और नवंबर में एग्जाम होगा। लेकिन हम लोग नवंबर मान के ही चलें तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीना का समय है। बहुत ज्यादा मिलेगा तो 3 महीना, 6 महीना 8 महीना समय मिलने वाला नहीं है। अब जैसा सर बोल रहे थे कि SCRT लोग पढ़े, तो मेरा तो यहाँ सब्जेक्ट जो पढ़ाए हम समय कम था तो बिहार था, NCERT बिहार का होता नहीं है, इसलिए हमने एक ऑथेंटिक नोट्स के माध्यम से 20-22 क्लास में चीजों को कवर किया। और वक्त है, कुछ और भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उसको निभाएंगे हम लोग, लेकिन 3-4 चीजों को आप लोगों को थोड़ा देखना होगा। क्लास का जो ड्यूरेशन होगा उसको थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि कम समय में कवर करना है। आपका अपना जो स्टडी का टाइम होगा उसके जो है कि टाइम को बढ़ाना होगा। सर क्वेश्चन का एग्जाम्पल बता दिए थे कि हम लोगों को क्या करना है। जो तरीका देखा गया उसमें NCERT के मुझे लग रहे हैं कि ज्योग्राफी के अगर 10 चैप्टर को कवर कर लिया जाए ज्योग्राफी का, तो उससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योग्राफी का बनेगा। लगभग उतना ही जो है कि आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के भी सर आएंगे कभी तो अपना ही काम करेंगे। मेरे बिहार वाला स्पेशल का जो क्लास होगा वो ठीक एक क्लास रखेंगे जिसमें पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड। हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि इस एग्जाम में बिहार कैसे पूछेगा, लेकिन जब 7-8 प्रश्न पूछ दिया तो देखिएगा, इसके पहले बिहार कोई नहीं पढ़ाया, कुछ कुछ लोग पढ़ाए, लेकिन अब क्या करेंगे, सब लोग जो है कि बिहार पढ़वाएंगे। तो बिहार पढ़वा देना अब बिहार सही ढंग से पढ़ना, ये दोनों में अंतर होगा। एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 25-25 घंटा का महामैराथन करवा देंगे, एक से रिजल्ट हो जाए। अब हमारी बात कितनी बुरी लग रही है कितनी अच्छी लग रही है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे मन में आता है वो हम बोलते हैं। क्या अगर बढ़िया ढंग से 9 पढ़ाया जाए और एक दिन में 12 घंटा का महामैराथन पढ़ा दिया जाए तो ओकरे से रिजल्ट हो जाएगा? ये बड़ा समझने वाली बात है। हाँ, इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट हम उसी शर्त पर करेंगे कि बेस तैयार हो तब। महामैराथन का मतलब क्या, एक वर्बली आपका क्या प्रैक्टिस कि हाँ भाई ये बात हम जान रहे हैं, या वैसे प्रश्न आए जिसके बारे में आप नहीं जाने तो उसका सटीक डिस्कशन कराया जाए जिसके बारे में आप बिना पढ़े थोड़ा जान लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं, मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा बात कर रहे हैं नंगी हड़ताल का, बिहार में नंगी हड़ताल, छोटा सा टॉपिक हमने दिया, बिहार में नंगी हड़ताल। चलिए हमने क्या दिया, एक मिनट, हो गया ना ये यहां से। चलिए हमने बोला नंगी हड़ताल, इससे कई प्रश्न आएंगे। नंगी हड़ताल बिहार के किस जिला में? सारण जिला में। कौन जेल में? छपरा जेल में। इतने से तो काम नहीं चलेगा। काहे जरूरत पड़ा नंगी हड़ताल का? तो सिंपल, सविनय अवज्ञा आंदोलन में 16 मई 1930 को कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई और कहा कि जितना विदेशी दुकान है कपड़ा का सब पर हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे कि भाई दुकान न खुले। इससे कुछ लोग प्रभावित हो गए, कौन सा वस्त्र पहनने के लिए? स्वदेशी वस्त्र पहनने के लिए। इसकी बात पता चली छपरा जेल के कैदियों को, उन लोगों ने जेलर से स्वदेशी वस्त्र का मांग किया। जेलर कौन सा वस्त्र दिया? विदेशी वस्त्र दिया। इन लोगों ने कहा कि हम लोग नंगे रहेंगे लेकिन विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, और इसके लिए एक दबंग जो है कि कैदी
जिनका नाम था राम विनोद सिंह, उन्होंने नेतृत्व किया और लंबे समय तक उन लोगों ने विदेशी वस्त्र नहीं पहने। विवश होकर के उन लोगों को क्या देना पड़ा? देसी वस्त्र देना पड़ा। अब यहां से कई वो क्वेश्चन बना, कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन जेल? छपरा जेल। कौन जिला? सारण जिला। क्यों? तो विदेशी वस्त्र के विरोध में, देसी वस्त्र के मांग में। किसने नेतृत्व किया? राम विनोद सिंह ने। क्या इसका प्रभाव पड़ा भाई? तो इसका प्रभाव यह पड़ा कि इस घटना के बाद पूरे बिहार में स्वदेशी वस्त्र का उत्पादन और उपभोग दोनों बढ़ गया। दोनों बढ़ गया तब जो है कि सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसका जो है कि अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगा। अब बताइए कि बिना पढ़ाए केवल महामैराथन में करा दिया जाए, नंगी हड़ताल कहां से? छपरा से। का है? तो लो एग्जाम में बनबे नहीं किया कि का है, कहे कि महामैराथन में हम कुछ ही देखे थे छपरा से। ऐसा नहीं है, महामैराथन हम भी पढ़ाए हैं कई जगह। हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि स्ट्रेटजी एक ऐसी कि सटीक हो और एग्जाम तक सब कुछ सही हो जाए। मुझे लगता है कि जितने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं या संस्था से जुड़ा हूं और जगह पर भी, यहां पर भी, कि एक संस्था की जिम्मेदारी होना चाहिए कि सही रास्ता पर सही समय में कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। ये स्टूडेंट का पहला डिमांड होता है और इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी बढ़ेंगे। आज जितने लोग बैठे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि जगह नहीं मिलेगा बैठने का, ऐसा उम्मीद के साथ। बाकी आप लोगों को क्लास वाइज का जो, क्योंकि डेमो, यहां डेमो देने हम लोग नहीं आए, हमने चर्चा किया हम लोगों ने कि आगामी कुछ महीनों में हम लोगों को क्या करना है। तो एनसीईआरटी बेस बनाना है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस बनाना है, यह भी सही नहीं है। कुछ जो एक टेक्स्ट बुक, कुछ ऑथेंटिक बुक को भी फॉलो करना है, टेस्ट मारना है, प्लस टीचर हम हों या हमारे टीम में और भी लोग हों, हम लोग को भी सटीक गाइड करना है और करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है और वो तो क्लास जब स्टार्ट होगा तब पता चलेगा कि हम लोग किस रास्ते पर जा रहे हैं और ये रास्ता कहां तक जाएगा। सर बायोलॉजी के सर हैं और तमाम जो है कि जगहों पर इन्होंने सेवाएं दी और बड़ा अच्छा जो है कि रिस्पॉन्स रहा। हम लोग तो मिलते रहेंगे, फिर पिछले बार जो है कि सर के साथ मिले, आगामी जो है कि जितने बैचेस वगैरह होंगे और भी सेवा का जो मौका मिलेगा मिलेगा। लेकिन एक बात हम बोल करके जाएंगे कि बोलने पर नहीं, करने पर विश्वास रहा है पिछले जो है कि 10-11 साल से, वही करेंगे। 2-4 क्लास में पता चल जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करवाने वाले हैं। लेकिन एक लाइन आप भी, कि आप भी आज ही से प्रतिबद्ध हो जाइए कि हमको भी करना है। टाइम केवल कितना है? मेरे अकॉर्डिंग 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीना, उससे ज्यादा नहीं। संभव है 3 महीना में हो सकता है, लेकिन संभव तब नहीं होगा जब इसकी शुरुआत आपको 1-1.5 महीना बाद करेंगे। अभी से शुरुआत करेंगे तब बाकी चीजें सर जो है कि बताएंगे। एग्जाम के बारे में जो है कि सर ने भी तैयारी करवाया और मैं कुणाल सर से कहूंगा कि ब्रीफ में ही आप अपने सारी चीजों को रखेंगे कि कैसे जो है कि बायोलॉजी के वो दोनों चीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आवाज जा रही है? ठीक है आवाज। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद, ठीक है। और प्रॉपरली ढंग से आप लोग को देखिए, आप लोग तो इधर जो विगत कुछ दिन पहले जो पेपर हुआ है, ठीक है, तो पहले, इससे पहले आज तक शिक्षक का जो है पेपर नहीं हुआ था। जो भी शिक्षक का बहाली होता था, मतलब कहने का मतलब है कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, ठीक है, 2005 का जो सेशन रहा, उसके पहले टीचर का वैकेंसी आता था, बीपीएससी के थ्रू बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ। लेकिन उससे पहले जो है, उसके बाद जो है, ये सब जो बीपीएससी के थ्रू पेपर नहीं हुआ था, तो बहुत सारे लड़कों को जो है अनुभव नहीं था कि किस तरह का प्रश्न आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया तो बहुत सारा लड़का कंफ्यूज था और बहुत सारा लड़का
कोचिंग संस्थान से जुड़ा भी था, समय भी कम था और समय नहीं रहने के कारण जो है, ठीक है, लड़का का तैयारी जैसे तैसे, आप मान लीजिए 2-3 महीना है, बीपीएससी का पेपर है, एक तो बहुत सारा 90% ऐसे विद्यार्थी थे जिनको कुछ भी पता नहीं था कि क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसा पूछा जाएगा, ठीक है, एक अंदर से भय भी था, लेकिन पेपर देना था। लेकिन ये जानकारी था, पता था कि बीपीएससी जब पेपर लेगा तो पेपर का स्तर अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस बार जो पेपर हुआ उसका स्तर अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा था। जैसे बीपीएससी में एक विवाद हमेशा होता था कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, बहुत तरह की खामियां थी, इससे पहले बहुत तरह का खामियां होता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शिक्षक बहाली जो है पूर्णतः ठीक ढंग से हुआ। तो हम लोग को अगला जो पेपर आप लोग देंगे उसके लिए रणनीति ज्यादातर आपको बनाना है, हम लोग को गाइडलाइन करना है और ये चीज देखना है कि इस बार पेपर में क्या क्या चीज पूछा गया है। होता क्या है कि विद्यार्थी को पेपर आया, पेपर देखा ही नहीं, तैयारी कर रहा है। तो पहले आपको देखना है कि आपको प्रश्न पूछा क्या क्या गया और किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है, तैयारी कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि पूछेगा क्या, है ना। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना है कि साइंस में कितना क्वेश्चन पूछा गया, आर्ट सेक्शन में कितना क्वेश्चन पूछा गया, करेंट से कितना क्वेश्चन पूछा गया, किस लेवल का पूछा गया, हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सारे चीजों को ध्यान में रखना है। और सर बता ही रहे थे कि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी क्या है कि आप विद्यार्थी गलती क्या करता है, जो उसको आज से 10 साल पहले सब कुछ चाहिए, 90% विद्यार्थी का कहां पर दिक्कत होता है, जो चीज उसको आज से 5 साल 10 साल पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो उस विद्यार्थी अभी पढ़ता है। तो कारण यहां पर क्या होता है कि हम लोग का एक तो स्कूलिंग जो व्यवस्था है बिहार का वो चौपट है, वो सबको पता है। तो 6 to 10 तक पढ़ाई आप जान ही रहे हैं कि कैसा होता है और उसी बीच विद्यार्थी निकल के आता भी है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जिसका स्कूलिंग अच्छा होता है तो उसको मेहनत कम करना पड़ता है, और जिसका स्कूलिंग व्यवस्था, इस बार मैं बता रहा हूं कि कम से कम 2-3 हजार विद्यार्थी को तो हम जरूर पढ़ाए होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन। तो हमको लगा कि 80-90% विद्यार्थी का स्तर बहुत, समझिए कि स्तर बहुत नीचे था, जिसको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब होता क्या है कि आप मान लीजिए 9-10 का, मैं बता रहा हूं कि कंपटीशन में 9-10 ही पढ़ाया जाता है, चाहे वो बीपीएससी का हो या कोई भी, 9-10 से ज्यादा पढ़ाया ही नहीं जाता। लेकिन होता क्या है कि जब आप बेसिक चीजें पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी को समझ नहीं आता, तो टीचर को भी जो आत्मबल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जब विद्यार्थी समझ नहीं आएगा तो टीचर भी क्या होता है ना कि उसको भी लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है विद्यार्थी। तो जरूरी बात यह है कि आपको 9-10 का जो है विषय वस्तु, जो भी पाठ्यक्रम है, उसको पहले आपको देखना चाहिए, और कुछ है नहीं, बात समझ गए। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है कि हम मार्केट का बुक पढ़ चुके हैं, बात समझ रहे हैं। तो बात यहां पर यही होता है कि जब सुधा का कोई दूध खाता है और ओरिजिनल दूध मिलता है तो दोनों में अंतर होता है। उसमें क्या है ना कि उसमें आप देखते होंगे एनसीईआरटी बुक में, हिस्ट्री में या आर्ट्स पेपर या कोई भी पेपर है, तो उसमें बहुत सारा, जैसे सन ईस्वी बहुत सारा नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी बुक में। और इधर मार्केट का बुक में क्या होगा, बहुत सारा चीज, तो विद्यार्थी को पढ़ने में अच्छा लगता है। और उसको थोड़ा सा समझना क्या होता है, थोड़ा सा समझना आसान नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। तो बस वही है कि आप लोग जो है, जो पाठ्यक्रम है 9-10 8 का, उसको बेसिक स्तर पर पढ़िए, और जो यहां से बताया जाएगा उसको देखना है। और लगातार अभी 2-3 महीना सर बता ही रहे थे, 3 महीना या 2 महीना जो भी टाइम है उसी में आपको मेहनत करना है। और उसी बीच बात ये भी है कि उसी बीच बहुत सारे फेस्टिवल भी है, तो विद्यार्थी क्या होता है कि
थोड़ा इधर उधर भी होता है। तो आप लोग को ये समझना है कि 2-2.5 महीने का जो समय है उसमें हम लोग को मेहनत करना है और उसी में सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। तो बस यही है, और जो भी पढ़ाया जाएगा हमारी तरफ से या सर जो भी सर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो सारा विधिवत जो पाठ्यक्रम में दिया गया है, और इस बार तो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे बायो सेक्शन में ही मान के चलिए कि इस बार मैंने देखा कि बहुत सारा कोचिंग संस्थान जो है वो सिर्फ पढ़ा दिया, ठीक है, सिर्फ पढ़ाया। और बायो सेक्शन में क्या है कि जैसे बॉटनी, जूलॉजी, इकोसिस्टम है, ठीक है, तो इस बार सबसे बायो सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन था इकोसिस्टम से, ठीक है, यानी हमको लगता है 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो इकोसिस्टम, और 4-5 प्रश्न जो था वो ईवीएस से था, ठीक है, जिसमें कोई डिजीज वगैरह भी दिया गया था। तो यहां पर क्या है ना कि थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है, और बॉटनी, जूलॉजी इसमें भी थोड़ा सा आप लोग मेहनत अच्छे से करेंगे, क्योंकि बात ये होता है कि जब इंक्लूड प्रश्न पूछा जाता है सब विषय का, तो उसमें 1-2 ऐसा पेपर है जिसमें विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित नहीं होता है, और उसमें एक विषय है बायो, क्योंकि उसको वो ना कभी 9-10 अच्छे से पढ़ा, और ना तो 11-12 में फिजिक्स, मैथ ये सब पढ़ लिया, ठीक है। तो जिन विद्यार्थी का मान के चलिए बायो सेक्शन नहीं रहा है इंटर में, ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा मेहनत करना है, और कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो भी यहां से बताया जाएगा वो सफिशियंट रहेगा, उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और आगे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। सर सब कुछ बात बता ही दी आप लोग को, सिर्फ विश्वास करना है, मेहनत करना, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ओके। आप लोगों की कोई डायरेक्ट क्वेरी हो वो बताइए। कोई ऐसा प्रश्न जो आप करना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन से, एलिजिबिलिटी से, किसी चीज से रिलेटेड जो प्रश्न दिमाग में घूम रहे हो वो पूछ सकते हैं अभी। हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और चारों में से इकोनॉमिक्स का चुनना कंपलसरी थे। 6 to 8 में जैसे स्टेट में कंपलसरी था चुनना। हाँ हाँ हाँ, उनमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी कंपलसरी तौर पर कोई एक होना चाहिए था आपके पास, और दूसरा अन्य विषय आपकी चॉइस पर निर्भर करता है, ऑनर्स पे नहीं। उनमें से कोई भी दो पेपर अलग से हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक कंपलसरी होना चाहिए, या तो वो सब्सिडरी के फॉर्म में हो या फिर ऑनर्स के फॉर्म में हो। बिल्कुल ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है आप एक सेक्शन रखिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक आपको चॉइस में रखना है, उसको छोड़ नहीं सकते। और सेकंड वाला, जब चारों का मौका वो खुद दे रहे हैं तो इसमें गलती उनकी है, आपकी नहीं, क्योंकि पेपर पर्सन वाइज नहीं बनाए जा रहे हैं। अब साइंस वाले का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैं मैथ ऑनर्स हूं, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है 80 नंबर में, और वो कहेंगे नहीं आपको सारी चीज देने हैं, तो कोई क्या करेगा? अगर मैं फिजिक्स से ऑनर्स करके आया हूं, मुझसे 100 मैथमेटिक्स बनवा रहे हैं, ये प्रॉब्लम की बात है ना। मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन दिखना चाहिए, और फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत कम, सिर्फ मैथमेटिक्स भरी हुई थी स्टेट के एग्जाम में। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है जो वो पैटर्न लेके चल रहे हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, हमें उस पर डिस्कस नहीं करना है। वो जैसे बता रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट का चुनाव इस प्रकार करना है, वैसे ही हमें चुनाव करके आगे बढ़ना है। तो जैसे ही इसकी नोटिस आएगी, डिटेल नोटिस, उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा कि 4 पेपर में से कौन सा प्रमुख रूप से होना चाहिए, और दूसरा आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें भी मायने रखता है
लेकिन विषय जब 4 हो गए तो उनको भी मौका हो गया। यहां तक कि जितने लोग कॉमर्स और अकाउंट से हैं उनको भी 6 to 8 में मौका दिया जाएगा। कॉमर्स वाले को, अकाउंट्स वाले लोगों को, जिनको अभी तक किसी फील्ड में जॉब नहीं मिला, वो इसमें 6 to 8 में अप्लाई करेंगे। और अकाउंट के अलावा 4 विषय में से कोई भी उन्होंने पढ़ा हो, या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, अकाउंट के अलावा इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट भी सब्सिडरी के फॉर्म में ग्रेजुएशन में है, तो वो इस एग्जाम के पात्र होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों में से कोई सब्सिडरी रहा हो और अकाउंट ऑनर्स है या कॉमर्स से ऑनर्स है, आप अकाउंट या कॉमर्स दोनों में से किसी में है, तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री कोई भी सब्सिडरी होगा ना, चारों में से कोई एक मैच करके आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट और इकोनॉमिक्स दोनों है, आप एलिजिबल है। वैसे हर अकाउंट और कॉमर्स वाले को एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट दिया ही जाता है कॉलेज में कि आपको ये पढ़ना है। मार्केटिंग्स के भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, बिजनेस के होते हैं, तो इकोनॉमिक्स उसमें अटैच रहता है हमेशा से। तो आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल हैं तो आपको अपने काम में लग जाना चाहिए। हाँ हाँ, सीटेट अपियरिंग जैसे मौका पिछली बार दिया था, वैसे इस बार भी मौका मिलेगा अपियरिंग को भी। और दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप एक साथ कर रहे हैं तब भी अच्छा है। एक एलिजिबिलिटी है और दूसरा जॉब है, चाहिए तो दोनों। हाँ हाँ, डाल सकते हैं, बिल्कुल डालेंगे। नवंबर दिसंबर में ही दोनों परीक्षाएं आयोजित होंगी। आएगी, अभी निश्चित नहीं की गई है, उसकी भी वैकेंसी है, चाहे 20,000 आए, 25,000 आए, फिर से आ रही है। हाँ हाँ, पीआरटी में कहीं कहीं लेवल टफ करके 11 का क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं कहीं। हाँ, 1 to 5 में 5 क्वेश्चन था 11 12 का। हाँ था, बहुत कम था लेकिन था, ये कहने का मतलब है। वो भी 11 12 नहीं, मैंने आपको कहा कि वो नेट के क्वेश्चन थे, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड परीक्षा है, नेट अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उसके पेपर 1 कॉमन होते हैं, वहां से क्वेश्चन निकाला था उन्होंने। तो हम लोग को देख के तो अंदाजा लग सकता है ना कि कहां तक ये जा सकते हैं, बस वो हमने किया। और कोई क्वेरी एलिजिबिलिटी या आपके एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड? एक निर्देश देना चाहेंगे, अब किसी भी एग्जाम के लिए बहुत समय मिलने से रहा। स्टेट का एग्जाम 3 तारीख तक फॉर्म भरा गया इधर, अभी 3 सितंबर, और 3 सितंबर के पहले से एडमिट कार्ड आ रहे हैं कि 4 तारीख से परीक्षा शुरू। कितनी तैयारी का मौका मिला? पूरा 24 घंटा। 24 घंटे में कितनी तैयारी होगी? रिवीजन तो दूर, क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में नहीं समझ पाएंगे, इतना कम समय। अब एक ट्रेंड बदल रहा है, पहले हमारे यहाँ बिहार में स्पेशली देखा जाता था कि एग्जाम का फॉर्म भर के लोग तैयारी करते थे, अब वैसा नहीं चलेगा। आपको कोई जॉब हासिल करनी है, माइंड सेट कीजिए और उसकी तैयारी पहले से करते रहिए, तो सफलता मिलेगी। नहीं तो आपके सामने से फॉर्म आएगा और जाएगा, बस इतना ही दिखेगा। जो लोग पहले से किसी काम में भिड़ते हैं वो दूसरों से 2 कदम आगे रहेंगे। जब सब लोग तैयारी शुरू करेंगे, वो रिवीजन कर रहा होगा, बहुत फर्क होता है तैयारी में। और कोई क्वेरी? वैसे इतना दुखी क्यों है आप लोग? आप तो खुशी होनी चाहिए, इतनी बड़ी बहाली आ रही है। सब लोग लगता है एकदम टेंशन में है, क्यों, क्या हो गया? अच्छा, टेंशन में मत बैठिए। समय जब मौका मिलता है ना, उसका फायदा उठा लेना चाहिए। पता नहीं ये मौका फिर कब मिले, कोई नहीं जानता। जिन लोगों को वो मौका मिला, कुछ लोगों के मौके छूट गए, अभी मौका मिल रहा है, अभी भी नहीं। अभी भी स्टेट में सारे लोगों ने ट्राई किया, बहुत लोगों के जॉब नहीं होंगे, स्टेट पास नहीं होंगे, वो प्रिपरेशन कहीं और का, काम कहीं और आया। वही है कि आप रेडी रहेंगे ना तो एग्जाम सामने आएगा, क्वालिफाई करेंगे। रेडी रहना जरूरी है। हाँ, और कोई क्वेरी नहीं है? रहेगा तो आप कभी भी ज्वाइन करके बातचीत करके पूछ सकते हैं, बस 2 दिन में, ज्यादा समय नहीं देते हैं लोग।
अभी इसी वीक में स्टार्ट हो जाएगी, 2 दिन समय ले रहे हैं थोड़ा सा, ताकि इन्फॉर्म अपडेट सब जगह की जा सके, क्योंकि बहुत से लोग अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। वो कहे कि हम 2 दिन बाद लौटेंगे, तो एक टाइम सुटेबिलिटी देख के बैच अनाउंस कर देंगे, हम लोग बैच शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आगामी परीक्षाओं के लिए। तैयारी कीजिए और सफल होइए। थैंक यू।